मन फ्रेश करने के लिए इस बार मैं मायके ज़्यादा रुक गई। अब की बार जाने से पहले ही मैंने आशीष से कह दिया था कि 1 डेढ़ महीने से पहले नहीं आऊँगी। आप अपना खाना टिफ़िन देख लेना। वैसे मेरा मायका आगरा में है। मैं घर में ही नहीं बल्कि पूरे खानदान में सबसे छोटी बेटी हूँ। बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके बेटे बहू, मेरे मम्मी पापा, मुझसे बड़े मेरे दोनों भैया भाभी, सभी के साथ मुझे इस बार बहुत मज़ा आया। यहाँ तक कि मेरी प्यारी बुआ भी पास ही रहती हैं। जितना मेरा मायका बड़ा है उसके विपरीत मेरा ससुराल तो बहुत छोटा। मायके में 1.5 महीना मौज मस्ती से बिताने के बाद हम पिछली रात पुणे लौटे थे। मेरे पति आशीष पिछले ही हफ्ते मुझे लेने आए थे। इसी बहाने वे भी एक हफ्ते मेरे मायके में रह लिए। आशीष के ऑफिस जाने के सिर्फ आधा घंटे बाद ही अंजू और सुमन मुझसे मिलने आ पहुंची। वे दोनों उत्तेजना का शिकार बनी हुई थी। अजीब से बावली अंदाज में उन्होंने वार्तालाप आरंभ किया। काजल, मेरे पति तो गए काम से। अंजू ने माथे पर पीट कर अपने पति के बारे में जानकारी दी। इश्क के बुखार ने तो मेरे पति का भी दिमाग खराब कर दिया है। अंजू के एक्शन की नकल करते हुए सुमन ने भी अपना चेहरा लटका लिया। मेरी ये दोनों खुश मिजाज पड़ोसनी बिना नौटंकी किए अक्सर कुछ कहती सुनती नहीं है। मैंने अपनी हंसी को काबू में रखते हुए पूछा, आप किसके चक्कर में आ गए हैं तुम दोनों के दिल फेंक पति? मृगनयनी, अंजू ने आंखें मटकाकर एक शब्द मुंह से निकाला। मनमोहिनी। सुमन आज अंजू की कार्बन कॉपी बनी हुई थी। चंद्रमुखी, जादूगरनी, क्या चाल है उसकी, क्या बाल है उसके। जो कहना है साफ साफ कहो, नहीं तो मैं आराम करने जा रही हूँ, मैंने उन्हें धमकी दी। काजल, तेरे ऊपर वाले फ्लैट में जो नई मैडम आई है हम उसी के बारे में बता रहे हैं। अंजू ने मजाकिया अंदाज में गंभीर दिखने का प्रयास किया। और हम वही बता रहे हैं जो हम दोनों के पति देव उसके बारे में कहते हैं। क्या नाम है नई पड़ोसन का? चंद्रमुखी। मृगनयनी, चुप करो यार, नहीं तो मैं चली आराम करने। नाराज मत हो, हम दोनों बहुत दुखी हैं। अंजू ने मेरा हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया। जादूगरनी छाया ने हमारे पतियों को अपने बस में कर लिया है। वे दोनों काट के उल्लू बन गए हैं। दुखी दिखने का प्रयास करते हुए सुमन मुस्कुरा रही थी। अमन ने बाल डाई कर लिए हैं। मेरे पति सुमित प्रिंटेड कमीज़ें पहनते हैं। सरसों के तेल से मालिश करने वाले अमन के पास आज 4 तरह के सेट हैं। सुमित तो शीशे के सामने से हटने का नाम ही नहीं लेते। पूरी कॉलोनी हम पर हंस रही है सहेली। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, मुझको उठा ले। सुमन टूटा दिल दर्शाने वाला यह गाना मेरी डांट सुनकर आगे नहीं गा पाई। कुछ देर बाद सारा मामला मेरी समझ में आ ही गया। अमन और सुमित हमारी नई पड़ोसन छाया की रूप जाल में फंसकर इश्क के बीमार बन गए थे। छाया और उसका पति रुपेश मिलनसार स्वभाव वाले लोग थे। वे दोनों अक्सर शाम को अमन या सुमित के यहाँ मिलने पहुँच जाते थे। अपने घर लंच और डिनर पर भी वे इन्हें कई बार आमंत्रित कर चुके थे। अमन, सुमित दोनों रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। हम सब उनके दिलफेक स्वभाव से परिचित हैं। अंजू और सुमन कभी उनके आशिकाना मिजाज पर हंसती है तो कभी खूब किलसती और नाराज होती हैं। वे दोनों भी अपनी आदत से मजबूर सुधरने में नहीं आते। हमें छाया से खास शिकायत नहीं है, बस थोड़ा बनती सवरती ज़्यादा है, पर वह चलेगा। अंजू ने अंत में अपनी राय व्यक्त की। रुपेश भोला भाला इंसान है, उसे छाया को कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए, पर चलेगा। सुमन ने अंजू के सुर में सुर मिलाया। फिर भी काजल, तुम मृगनयनी को समझाना कि हमारे सूरवीरों को ज़्यादा शह न दे। वे सिर्फ उंगली पकड़ने लायक हैं, पर अपनी कल्पना शक्ति को बेलगाम छोड़ फिल्मी हीरो बनकर वे हमारा जीना जरूर मुश्किल कर देंगे। यार, सारा मोहल्ला हम पर हंस रहा है। हम दोनों सिर उठाकर नहीं चल पा रही हैं। उन दोनों को मातमी अंदाज में सिर झुकाकर बैठी देख मैंने एक बार जो हंसना शुरू किया तो फिर हंसी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वे दोनों हैरान होकर मुझे चिंतित नज़रों से देखने लगी। फिर वे हल्की सी मुस्कुराई, थोड़ा झेपी और जल्दी से मेरे साथ पलंग पर वे दोनों भी हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। दिन में फुर्सत निकालकर मैं छाया से मुलाकात करूंगी।
उसके बाद ही इस समस्या का समाधान खोजेंगे हम सब मिलकर। ऐसा वादा करके मैंने अपनी दोनों सहेलियों को विदा किया। दोपहर को आशीष का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सारी बातें हंसते हुए बताई। ये अमन और सुमित बिल्कुल टू मच हैं काजल। ऑफिस की हर लड़की ने इन्हें डांटा हुआ है और सब इन कार्टूनों का खूब मजाक उड़ाती हैं, पर ये सुधरने को तैयार नहीं। आशीष के इन वाक्यों ने मुझे गहरे सोच विचार में डाल दिया था। छाया से हुई मेरी मुलाकात के बारे में सब कुछ जानने के लिए अंजू और सुमन सब काम धाम छोड़कर अगले दिन सुबह ही मेरे घर आ पहुंची। वह छाया तुम दोनों के पतियों को जानबूझकर बढ़ावा नहीं दे रही है। हंसते मुस्कुराते हुए खुलकर बातें करना उसका स्टाइल है। मैंने अपना निर्णय उन्हें बता दिया। तुम ठीक कह रही हो, पर हमारी मुसीबत दूर करने के लिए कुछ करो भी यार। सुमन खींच उठी। उसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है। मेरी यह बात सुनते ही वे दोनों कूद कर मेरे अगल बगल में आ बैठे। सस्पेंस बढ़ाने के लिए मैं कुछ देर खामोश रही और फिर अकड़ कर बोली, मेरी योजना सुनने से पहले तुम दोनों आश्वासन दो कि मेरे कहे पर चलोगी। बिल्कुल चलेंगी। पहले अंजू और उसके पीछे पीछे सुमन ने मेरी शर्त फौरन मान ली। कोई सवाल जवाब नहीं करोगी? नहीं करेंगी। जब तक परिणाम ना निकले तब तक किसी तरह के अविश्वास, डर या घबराहट का शिकार नहीं बनोगी। तेरी योजना में कोई मर्डर होगा क्या? अंजू ने जोर से चौंकने का अभिनय किया। आजकल दूसरी औरत वाली हर फिल्म में मर्डर जरूर होता है। अगर हमारी समस्या भी मर्डर से हल होती है तो चलेगा। सुमन ने लापरवाही से पहले कंधे उचकाए, पर फिर अपने बैस सिर पैर की बात पर हंस पड़ी। तुम दोनों फालतू की बातों में टाइम बहुत खराब करती हो। मैं आंखें तरीर कर उन्हें रास्ते पर लाई, फिर दोनों को अपना प्लान समझाया। रास्ता खतरनाक दिखा रही हो तुम काजल, पर तुम्हें प्लान में सफल होने का विश्वास है तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अंजू के इस फैसले के समर्थन में सुमन ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया और मेरी योजना स्वीकृत हो गई। हमने उसी दिन से अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया तो अमन और सुमित की मानो लॉटरी निकल गई। उन दोनों को छाया से मिलाने व उसके साथ कुछ वक्त गुजारने का अवसर उपलब्ध कराने से हम तीनों बिल्कुल नहीं चूक रहे थे। सुमित और अमन हमारे प्रयासों के कारण लगभग रोज ही छाया के दर्शन कर लेते। उन्हें अपने सपनों की रानी से जी भरकर बातें करने का मौका भी हम खूब देती थी। अंजू ने छोले भटूरे बनाना सीखने के लिए छाया को अपने घर आमंत्रित किया। अमन जी भी रसोई में घुस गए तो उनकी पत्नी ने रत्ती भर ऐतराज नहीं किया। छाया तो कुछ देर बाद हमारे पास ड्राइंग रूम में आकर बैठी और अमन जी ने पूरी दिलचस्पी के साथ भटूरे बनाने सीखे। हम तीनों ने नोट किया कि सुमित यूं बेचैन हो रहे थे मानो पेट में तेज मरोड़ उठ रहा हो। अपनी मासूका को अपने रकीब के साथ अकेले में हंसते बोलते देखना उन्हें जरा भी हजम नहीं हो रहा था। सुमित बेचारे ने जब जब उठकर रसोई की तरफ जाने की कोशिश की, सुमन ने उन्हें माथे पर बल डालकर रुक दिया। उनका मूड ऐसा खराब हुआ कि पेट भर कर छोले भटूरों का स्वाद भी नहीं ले सके। सुमित की लॉटरी 2 दिन बाद रविवार को निकली। शाम की समय छाया मार्केट से कुछ सामान खरीदने निकली तो सुमन सुमित को लेकर उसके साथ हो ली। आधे रास्ते पहुंचकर उसने गैस पर सब्जी चढ़ा आने का बहाना बनाया और अकेले ही वापस लौट आई। सुमित छाया को 1.5 घंटे बाजार में घुमाकर बड़े विजयी और प्रसन्न अंदाज में वापस लौटे और घर पर उनका स्वागत करने के लिए हम सभी मौजूद थे। अमन अपने प्रतिस्पर्धी को ऐसे घूर रहे थे मानो कच्चा चबा जाएंगे। मैं आज डिनर नहीं करूंगी। सुमित ने टिक्की, आइसक्रीम, फ्रूट चाट और बड़ी सी चॉकलेट खिलाकर मेरी हालत खराब कर दी। छाया के मुंह से सुमित का नाम सुनकर अमन जी तो अंगारों पर लौटने लगे। वैसे तो अमन और सुमित आपस में अच्छे दोस्त हैं, पर छाया के मामले में दोनों ही बाजी मारने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अंजू और सुमन की अनुपस्थिति में आशीष और मैं उन्हें छाया का नाम लेकर अक्सर छेड़ते। जरा सा चढ़ा देने पर वे खुल जाती और उनके बीच खूब नोकझोंक होती। अबे मोटे, तू नहीं जचता उस रूपसी के साथ। तैस में आकर अमन सुमित से उलझ जाते। फिल्म की हीरोइन किसी बैंड मास्टर के नहीं बल्कि बुद्ध जैसे लंबे स्मार्ट हीरो के गले में
प्रेम की माला डालती है। अरे ज़्यादा इतरा मत मेरे लंबे बास, सुमित चिढ़कर जवाब देते। वह मेरी दीवानी है, मेरे साथ होती है तो उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा फूल सा खिला रहता है। मेरे सामने तो कोई चांस नहीं है बच्चू। अंजू और सुमन की उपस्थिति में कभी आशीष उन्हें छेड़ते तो दोनों हंसकर बात को टालने की कोशिश करते। उन्हें डर लगता कि उनकी पत्नियां ऐसी चर्चा के छिड़ते ही हमेशा की तरह उनके पीछे पड़कर झगड़ने ना लगे। अंजू और सुमन में आए परिवर्तन को नोट करने में उन्हें कुछ दिन लगे। छाया के साथ उनके फ्लर्ट करने को लेकर दोनों की पत्नियां कोई शोर नहीं मचाती। ये देखकर दोनों कभी कभी काफ़ी हैरान नजर आते हैं। जब पत्नियों ने कोई अंकुश नहीं लगाया तो दोनों के हौसले बुलंद हो गए। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दोनों छाया पर लाइन मारते। छाया के पति रूपेश की उपस्थिति का भी धीरे धीरे उन पर नकारात्मक असर होना बंद हो गया। उनके सामने ही मजाक की आड़ में दोनों छाया का दिल जीतने का बेहिचक प्रयास करने लगे थे। योजना पर अमल करना शुरू करने के करीब 2 सप्ताह बाद वह दिन आ गया जब दोनों बकरे हलाल होने को पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। संडे की उस सुबह मैंने सुमित और अमन दोनों के फ्लैट में जाकर घबराहट और चिंता से कांपती आवाज़ में खबर दी, जल्दी से छाया के घर आइए, उसने नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश की है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। उनके किसी सवाल का जवाब देने को मैं रुकी ही नहीं थी। छाया के घर में मेरे वापस पहुंचने के करीब 5 मिनट बाद ही वे दोनों घबराई सी हालत में भागते से वहां साथ साथ पहुंचे। छाया बेडरूम में है, तुम दोनों अंदर जाओ और रुपेश को उसे होश में लाने में सहायता करो। मैंने फटाफट अंजू और सुमन को वहां से हटाया। मुझे डर था कि दोनों में से कोई अचानक हंसना शुरू कर सारी योजना पर पानी ना फेर दे। आशीष ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर डॉक्टर को बुलाया तो वह पुलिस को सूचना जरूर देगा। क्यों खा ली इसने नींद की गोलियां? सुमित ने चिंतित लहजे में पूछा। इस सवाल का जवाब तो आप दोनों में से कोई एक ही दे सकता है। मैंने क्रोधित अंदाज में दोनों को घूरा। वे कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करते उससे पहले ही छाया की उल्टी करने का प्रयास करती ऊंची आवाज हम तक पहुंची। अगर इसे उल्टी नहीं हुई तो हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मेरे पति की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग और ज्यादा उड़ गया। नींद की गोलियां खाने का कारण हम कैसे बता सकते हैं? कई बार थूक सटकने के बाद सुमित के मुंह से बस इतना ही निकला, हमें इतने भयानक अंदाज में क्यों घूर रही हो तुम? अमन की आंखों में मुझे भय के भाव बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। छाया ने नोट छोड़ा है, मैंने यह जानकारी देकर बम के जैसा विस्फोट किया और वह इस वक्त रुपेश के पास है। आशीष ने बात को आगे बढ़ाया। उस नोट में लिखा है, रुपेश, मेरे मन में पाप आ गया है, किसी और ने मेरे दिल में जगह बना ली है, मैं उसे चाह कर भी भूल नहीं पा रही हूँ और तुमसे विश्वासघात करके जीना नहीं चाहती। मेरी भूल को माफ़ कर देना। मुझे लगता है सुमित, तुमने छाया को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मरने पर मजबूर किया है। मैंने सुमित पर सीधा आरोप लगाया तो चक्कर आ जाने के कारण वे धम से सोफे पर बैठ गए। नहीं काजल, तुम गलतफहमी का शिकार हो। आशीष ने मेरे आरोप का खंडन किया। मैंने अमन को कल ही छाया के घर में तब घुसते देखा था जब रुपेश घर में नहीं था। उसके मरने के प्रयास के लिए यह रोमियो जिम्मेदार है। नहीं नहीं, कल शाम को तो मैं सिर्फ कटोरी भर चीनी लेने के लिए यहाँ आया था। अमन ने कांपती आवाज में सफाई दी। हमसे तुम्हारी पुरानी पहचान है तो हमारे यहाँ चीनी मांगने क्यों नहीं आए? अमन से आशीष के इस सवाल का कोई जवाब देते नहीं बना। तभी बेडरूम से रुपेश ने बाहर जाकर और हमारी तरफ मुंह करके भावुक लहजे में बोला, अगर मेरी छाया को कुछ हो गया तो मैं जेल में चकिया पिसवा दूंगा, खून हो जाएगा मेरे हाथों से। कुछ चाहिए क्या? मैं उसकी तरफ बढ़ गई। नहीं तो वे दोनों जरूर देख लेते कि हंसी रोकने को मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ रही है। एक जग पानी ले आओ। आग्नेय दृष्टि से उन दोनों को घूरने के बाद रुपेश अंदर चला गया और मैं भागकर रसोई की तरफ चली गई। पानी भरा जग लेकर मैं बेडरूम में घुसी तो देखा वे चारों तकिए में मुंह छिपाकर खूब हंस रहे थे। मैंने भी एक तकिया उठाया और बड़ी देर से रुकी अपनी हंसी को बाहर आने की छूट दे दी। सुमन, तुम्हारे पति की डर के मारे कहीं पतलून ही खराब ना हो जाए। रुपेश की आंखों से ज़्यादा
हंसने के कारण आंसू बह रहे थे और अमन की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने उन्हें सूचना दी, इश्क का भूत इस बार ऐसा सिर से उतरेगा कि तौबा बोल जाएंगे दोनों। अपनी हंसी पर कंट्रोल करने के बाद मैं बाहर ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा कि अमन और सुमित एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। किसी के कुछ कहने से पहले ही छाया की उल्टी करने की आवाज़ हम तक पहुंची तो उन दोनों का गुस्सा छूमंतर हुआ और रंग फिर से पीला पड़ गया। मैं मुड़कर खड़ी हुई। अपनी हंसी उनकी आंखों से छिपाने के लिए वैसा करना जरूरी था। उधर अमन सुमित को लताड़ रहे थे। अबे, मैं तो हल्का सा हंसी मजाक उससे करता था, पर मेरे दिल में पाप नहीं था। तुमने उससे प्यार का गहरा चक्कर चलाकर गुनाह किया है। बेकार की बात मत करो, सुमित ने गुस्से से भरकर जवाब दिया। तुमने शालीनता की सीमा हमेशा तोड़ी है। आते जाते तुम उसे टक्कर मारते थे, मेज के नीचे पैर से पैर टकराते थे। सोने के बूंदे उसे कौन खरीद कर देना चाहता था? अमन कुछ कहते उससे पहले ही रुपेश बेडरूम से बाहर आकर फ़ोन की तरफ बढ़ा। आशीष ने फौरन उसे टोका, नहीं यार, पुलिस को फ़ोन मत करो। शांति से बातें करने से सब समस्याएं हल हो जाती हैं। पुलिस का नाम आते ही सुमित और अमन आपस में झगड़ना भूलकर रुपेश की तरफ लपके। तुम पूछ लेना छाया से, वह मुझे गुनाहगार नहीं बताएगी। अमन ने भावुक लहजे में अपने लिए सफाई दी। हंसी मजाक की बात और है, पर छाया को मैंने हमेशा इज्जत की नज़र से देखा है। सुमित ने दोस्ताना अंदाज में अपनी सफाई दी। रुपेश फर्श को फाड़ कर खाने वाले अंदाज में घूरता खामोश खड़ा रहा। हम दिल के बुरे नहीं हैं रुपेश, हमारे व्यवहार से तुम्हें भविष्य में कोई शिकायत नहीं होगी। गुस्सा थूक दो, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। कहते हुए अमन रुआसे हो उठे। पुलिस वाले बड़ी कुत्ता घसीट करेंगे हमारी यार। सुमित ने हाथ ही जोड़ दिए रुपेश के सामने। रुपेश ने अचानक अपने गले से अजीब अजीब सी आवाज़ निकालनी शुरू की। फिर उसने उन दोनों को जोर से धक्का दिया और भागते हुए बेडरूम में घुस गया। मैं उसके पीछे भागी। फिर उन दोनों को हक्का बक्का सा छोड़ आशीष भी हमारे पीछे बेडरूम में घुस गया। हम तीनों अपनी हंसी उन दोनों से छिपाने में बड़ी मुश्किल से ही सफल हो पाए थे। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद ना किया होता तो वे दोनों अंदर घुस जाते और हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। हम अपनी ज़िंदगी में कभी इतना नहीं हंसे थे। बार बार अमन और सुमित की शक्लें हमें ध्यान आती और हंसी का फव्वारा अंदर से फिर फूट पड़ता। जब हंसी का तूफान कुछ थमा तो अंजू ने अचानक मुझसे पूछा, काजल, यह तो बता दो कि हमारी योजना में छाया और रुपेश को कैसे और कब शामिल किया? शुरू से ही, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम दोनों को यह जानकर खुशी होगी कि छाया और मैं पुरानी कॉलेज की सहेलियां हैं और मैंने सारा प्लान आरंभ में ही इन दोनों के साथ बैठकर बताया था। और क्या शानदार प्लान रहा हमारा। मैंने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। आशीष, तुम ही उन दोनों को जाकर संभालो। कह देना कि छाया की तबीयत सुधर रही है, पर उन्हें डराना धमकाना चालू रखना। उन दोनों की मजबूरी का आज जनाजा निकल ही जाना चाहिए। मैं जाता हूँ। आशीष ने गंभीर सा चेहरा बनाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। सचमुच उन दोनों बेचारों की हमने डर के मारे जान निकाल दी थी। वे सही रास्ते पर आ गए थे, इसका एहसास हमें उसी शाम को हो ही गया था। वे दोनों सपत्नियाँ हमारे घर में बैठे थे। छाया और रुपेश भी वहाँ आ पहुँचे। छाया बहन जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अमन के स्वर में हाल चाल पूछते हुए सहानुभूति टपक पड़ रही थी। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, कहकर सुमित झटके से उठे और अपने घर की तरफ भागते सी चले गए। हम 6 के 6 लोगों के लिए अपनी हंसी रोकना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाज़ा अब शायद कभी नहीं लगा सकेंगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।